नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लगा है। 4 दिन चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद खारिज करना और नेशनल असम्बली तहलील करना दोनों काम गैर कानूनी थे। वज़ीर आज़म इमरान खान को यह इख्तियार नहीं है कि वो सदर से पार्लियामेंट तहलील करने को कहें। इस्लामाबाद में फौज और रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं। जुमेरात को अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये साफ है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला दस्तूर के खिलाफ है। 9 अप्रैल को पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाएगा। इसमें तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इसके मायने ये हुए कि इमरान जिस फजीहत से बच रहे थे वही होने लगा है। दरअसल इमरान चाहते थे कि पार्लियामेंट में उन्हें वोटिंग के दौरान हार का मुंह न देखना पड़े, इसीलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर के जरिए तहरीक अदम एतमाद ही खारिज करवा दिया। बाद में सदर को सिफारिश भेजकर पार्लियामेंट तहलील करा दी। इसके पहले ही वो पूरे मुल्क में रैलियां करने लगे थे। लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही ऐवान की कार्रवाई में ताउन के लिए तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बजट इजलास के दौरान ऐवान की प्रोडक्टिविटी सलाहियत 129% रही। इजलास के दौरान 27 नशिस्तें हुई और बहस 177 घंटे 50 मिनट तक चली। उन्होंने कहा कि सदर रामनाथ कोविंद के 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब करने के बाद सदर के खिताब पर 2, 3 और 7 फरवरी को 15 घंटे 13 मिनट तक बहस हुई और 7 फरवरी को करारदाद को सूती ऊट से मंजूर कर लिया गया। ओम बिरला ने कहा कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के पेश किए गए बजट पर बहस 15 घंटे 33 मिनट तक हुई। ग्रांट्स के मुतालिबात पर बहस तकरीबन 13 घंटे तक जारी रही। शाहराहों की वजारत में ज़मनी मुतालिबात पर 11 घंटे और वजारत तिजारत व सनत के ग्रांट्स के मुतालिबात पर तवील बहस हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी सहयोग के लिए हृदय से आभार। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना समेत अपोजिशन जमातों के अराकीन के जबरदस्त हंगामे के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई जुमेरात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन अराकीन की हंगामारी की वजह से स्पीकर एम वेंकैया नायडू ऐवान में अपना रिवायती इख्तितामी बयान नहीं पढ़ सके और उन्होंने वक्फे सिफर के दौरान ही बजट इजलास की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी को सदर के खिताब के साथ शुरू हुआ था। Stands adjourned, cyanide. राज्यसभा में आज शिवसेना और कांग्रेस के अरकान ने तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत से मुतालिक 100 करोड़ रुपए के घपले पर जबरदस्त हंगामा और शोरगुल किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वक्फे सिफर के दौरान शिवसेना के संजय रावत और अनिल देसाई ने मामला उठाया और ऐवान के बीच में आ गए। इसके बाद शिवसेना और
कि कुछ दीगर अरकान अपनी सीटों के सामने आ गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने रूल 267 के तहत एक नोटिस देकर इस घपले पर बहस का मुतालबा किया था, लेकिन वेंकैया नायडू ने कहा कि इस खिलाफ लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूल 267 के तहत एक नोटिस दिया था जिस पर बहस की इजाजत नहीं दी गई। वो अगर इस मामले को बाहर उठाना चाहते हैं तो उठाएं। No, I have not allowed them, no. This is not there on the record. Oh, this is not the way. 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 I will not allow. You can't force me. We are in 0 hour. You can't force me. You can't force me. Please. Sir, give him a small chance. Don't, please, don't come to the well and unnecessarily get negative with this thing. Please, go to your place. Go to your seats. Go to your seats. Go to your seats. Put them in a bulletin. Secretariat, put the names in a bulletin and publish it for the public consumption. These slogans will not go on record and they will not get an opportunity also. This is the message you want to give to the country on the last day of the session of the House. I leave it to you. I leave it to you. Slogan चलो ना यार. Sir, No, I have not allowed them, no. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विसेज स्कीम, होमगार्ड और खवातीन रजाकारों को डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ने को कहा ताकि वक्त पर रजाकारों और इंसानी वसाइल की कोई कमी ना हो और आफत से मुतालिक अलर्ट लोग फौरी तौर पर पहुंचाए जा सके। जुमेरात को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के ज़ेरे एहतमाम सलाहियत साजी से मुतालिक 2 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुल्क ने अब टेक्नोलॉजी की ताकत पर यह सलाहियत हासिल कर ली है कि ज़्यादातर आफत की पेशगी, वार्निंग और अलर्ट वक्त रहते मुतासर इलाकों के हर शख्स तक पहुँचने और उसे फौरी इमदाद मिले। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इसके लिए नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विसेज स्कीम, होमगार्ड और खवातीन वॉलंटियर्स को डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में जोड़ने की जरूरत है। अगर कहीं गैप आता है तो वो गैप को भरने की स्वयंस्फूर्त सिद्धता हासिल करे बगैर आपदा मोचन का काम नीचे तक ढंग से नहीं हो सकता है। और इस प्रकार की एक्सरसाइज से ही राज्यों के साथ, जिलों के साथ और नीचे गांव तक एक आपसी समन्वय का निर्माण होता है और अंततोगत्वा वो आपसी समन्वय ही आपदा से लोगों के जान माल को बचाने के लिए कारणभूत बनता है। तकनीक और विज्ञान के कारण आज सूचनाएं वेल इन एडवांस हमें मिल जाती है। बहुत समय पहले सूचनाएं मिली। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि अचानक आकर इवन बिजली भी गांव पर गिर सकती है। हमें बहुत समय के पहले सूचनाएं मिलती, मगर सूचनाओं का सटीक कैलकुलेशन और जिस प्रकार की आपदा आने वाली है वो आपदा की दृष्टि से जहां आपदा आने वाली है वो क्षेत्र को सजग करना, उनको बचाने की कार्यवाही करना, सबसे पहले जान बचाना, उसके बाद में संपत्ति का भी नुकसान कम करना, ये सारी चीजों में प्रोफेशनल महारत जब तक हासिल नहीं होती, इसके बीच में आने वाली 5-6 से ज्यादा एजेंसियों के बीच में समन्वय का प्रोटोकॉल और इसका प्रैक्टिकल अनुभव दोनों प्राप्त नहीं होता, मैं नहीं मानता कि आपदा मोचन का काम सफल हो सकता है। मित्रों, सबसे पहले मैं आज इस मंच से गृह विभाग के मंत्री के नाते एनडीआरएफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। को अगर कहीं गैप आता है तो वो गैप को भरने की स्वयंस्फूर्त
सिद्धता हासिल करे बगैर आपदा मोचन का काम नीचे तक ढंग से नहीं हो सकता है। और इस प्रकार की एक्सरसाइज से ही राज्यों के साथ, जिलों के साथ और नीचे गांव तक एक आपसी समन्वय का निर्माण होता है। और अंततोगत्वा वो आपसी समन्वय ही आपदा से लोगों के जान माल को बचाने के लिए कारणभूत बनता है। तकनीक और विज्ञान के कारण आज सूचनाएं वेल इन एडवांस हमें मिल जाती है। कांग्रेस ने जुमेरात को कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लेने से बचते हैं और बजट इजलास के दूसरे मरहले में हुई 17 मीटिंग्स में वो सिर्फ 2 दिन ही ऐवान में मौजूद रहे। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप मनिकम टैगोर और पार्टी के सीनियर रुकन पार्लियामेंट टीएम प्रतापन ने बजट इजलास के आखिरी दिन ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी बजट इजलास के दूसरे मरहले में 17 दिन की मीटिंग में सिर्फ 2 दिन ही ऐवान में मौजूद रहे। वजीर-ए-आजम दूसरे मरहले की कार्रवाई शुरू होने के पहले दिन 14 मार्च को और आज ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के आखिरी दिन ऐवान में मौजूद रहे। उन्होंने मोदी की गैर मौजूदगी के सिलसिले में 2 चार्ट भी पोस्ट किए जिनमें ऐवान में वजीर-ए-आजम की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की तफसीली तारीख के साथ दी गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को आलमी यौम सेहत के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी और लोगों को सस्ती सेहत खिदमात मुहैया कराने के लिए सरकारी स्कीमों की तारीफ की। आलमी यौम सेहत पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए मोदी ने ट्विटर पर संस्कृत का एक श्लोक शेयर किया जिसका मतलब यह है कि अच्छी सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत सबका जरिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्व अर्थ साधनम। उन्होंने कहा कि आलमी यौम सेहत मुबारकबाद, हर किसी को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मिले। कर्नाटका के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस बार दिल्ली में उनका क़याम बहुत नतीजा खैज रहा। तवानाई, माहौलियात, खजाना और दिफा के मरकजी वज़रा से मुलाकात की और उनसे मुस्बित रद्द-ए-अमल मिला। बोम्मई जुमेरात को नई दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। हिंदुस्तान में बढ़ती महंगाई से आवाम बेहाल हैं। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों को लेकर अपोजिशन भी लगातार मोदी हुकूमत पर हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर ताज़ा हमला किया जिसमें कहा कि 2.5 के कहर से सफर मुश्किल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया जिसमें मोदी हुकूमत पर गुज़िश्ता 7 दिनों से लूट का खेल खेलने का इल्ज़ाम आयद किया। पार्लियामेंट का इजलास खत्म होने के बाद राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। भावना से सदन में बरकरार रहते हैं। एक तो हमारा तरफ से अगर कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो सीधा स्पीकर साहब को दरखास्त करते हैं और नहीं तो जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है तब हम सारे बात वहां रखते हैं। सरकार भी रखते हैं, हमारी तरफ से भी रखा जाता। ऐसा बीएसी मीटिंग होने के बाद हमें सबको ये मालूम होता कि भाई अगले हफ्ते में क्या क्या मुद्दा सदन में चर्चा होने के लिए प्रस्तुत किया जा रहे हैं और इसी मसले पे हम सारे हमारे मेंबरों को ये वार्ता दे देते हैं कि आप तैयार रहो क्योंकि इस विषय पे चर्चा होना बाकी है। ऐसा ही एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हमारे पार्टी की तरफ से 2 मुद्दा हम रखे थे अंडर रूल 193 में और साथ साथ मनवाने की उनको कोशिश किए कि जो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, केरोसिन इसके जो दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, चुनाव के पहले तो उन्होंने पेट्रोल का दाम कम करा और वो घोषणा की थी, लेकिन यूं ही
5 राज्यों के चुनाव हो गए और जो जीत गए, तब लोगों को वो यानी लोगों का खासकर उनका शोषण शुरू किया। गरीबों को तंग और तबाह करने का उनका जो मंशा था वो फिर शुरू हुआ। अब तक उन्होंने 10 रुपए से ज्यादा डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ाए हैं और एलपीजी का तो आपको मालूम है 50 रुपए ऑलरेडी बढ़ा है। अभी भी 2 केजी अपने इसको उन्होंने 2 रुपए 50 पैसे उन्होंने बढ़ाया है। हाँ सीएनजी का बढ़ाया है। सीएनजी के ऊपर जो भी अभी यानी हर चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया। इस दौरान प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, प्रगट सिंह समेत कई अहम कायदीन धरने में पहुंचे। साबिक वज़ीर आला चरणजीत चन्नी धरने में नहीं आए, वो दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने गए हुए थे। धरने में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस हारी जरूर है लेकिन मरी नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, वो डराने के साथ कत्लेआम पर उतर आए हैं। सिद्धू ने कहा कि 3 महीने में आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। उन्होंने कहा कि कायदीन को वर्कर्स के साथ खड़ा होना चाहिए। सिद्धू ने कहा कि वर्कर्स का नाराज होना और घर बैठना सबसे बुरी हालत हो सकती है। सिद्धू ने कहा कि सरेआम कांग्रेस वर्कर्स का कत्ल किया जा रहा है। तू 200 करोड़ तो निकला नहीं सरकारों तो तू कहना 20,000 करोड़ रुपया रेते तो करेगा। दुनिया झूठ मारते देखे, लेकिन केजरीवाल तेरे वर्गा झूठा बंदा मैं अपनी सारी जिंदगी च नहीं देखा। और कांग्रेस पार्टी पर्दाफाश करती है। नंबर 3 तुसीं ये कहा कि असीं कच्चे बंदे पक्के कर देंगे, जिहड़े ठेके दे उत्ते बंदे ने उन्हां नूं असीं पक्का कर देंगे। यही गल्ले ना, यही मुद्दे ने, असीं उन्हां नूं आंदे सार पक्का कर देंगे। 2023 ਦੀ अप्रैल तक पक्के नहीं हो सकते। 2023 ਦੀ अप्रैल तक देखो जूंडो जूंडी हुंदे साडे तां 5 साल लगे लोकां नूं सड़कां दे उत्ते आउंदे। लै जे घरों बाहर निकल गया मेरे नाम दा दी उदों चुटके सुणाउंदा सी ते देखो हुण ऐडी बुद्धि निकली पई है ते झूठा लेके उत्थे गया 50,000 करोड़ दे दो। क्यों भाई अज की हो गया? कर पैसे का प्रबंध। आंध्र प्रदेश में 2024 असेंबली इंतखाबात से पहले बड़ा फेरबदल हुआ है। रियासत की पूरी कैबिनेट ने जुमेरात के रोज इस्तीफा दे दिया। 24 वज़रा ने अपना इस्तीफा सीएम जगन मोहन रेड्डी को सौंपा है। जगन मोहन पूरी कैबिनेट को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। जराये के मुताबिक नए वजारतों में सिर्फ 1 या 2 पुराने चेहरों को ही जगह दी जाएगी। इस बदलाव का पूरा इम्कान था क्योंकि 2019 के इंतखाबात में भारी जीत के फौरी बाद जगन रेड्डी ने ऐलान किया था कि वो अपने टर्म के आधे वक्त में ही पूरी तरह से नई टीम का इंतखाब करेंगे। वजारत में फेरबदल पिछले साल दिसंबर में ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टालना पड़ा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कल शाम गवर्नर विष्णु भूषण हरिचंदन से मुलाकात की और उन्हें वजारत में होने वाले बदलाव की जानकारी दी। इम्कान है कि वो जल्द ही गवर्नर से मुलाकात करेंगे और नए वज़रा की लिस्ट सौंपेंगे। ज़राए का कहना है कि 11 अप्रैल को नई कैबिनेट की तश्कील अमल में लाई जा सकती है। ज़राए के मुताबिक आज 2 घंटे चली मीटिंग के बाद वज़रा ने इस्तीफे दिए हैं। वज़रा ने कहा कि उन्हें जिम्मेदारी सौंपते वक्त ही बता दिया गया था कि
वजारत पर 2.5 साल के लिए ही वो रहेंगे। अब 26 नए जिले बनने के बाद हर जिले में एक वजीर को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। हर जात, इलाका, मजहब के मर्द खवातीन को जगह दी जाएगी। जून 2019 में जगनमोहन रेड्डी ने वजीर आला के तौर पर अपना कामकाज संभाला था। उस दौरान ही उन्होंने एक बैलेंस्ड कैबिनेट तश्कील दी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक टीचर ने 2 बच्चियों को इसलिए पीटा क्योंकि वो तिलक लगाकर और हिजाब पहनकर स्कूल आई थी। 4वीं क्लास में पढ़ने वाली ये बच्चियां जब द्रामन गांव के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पहुंची तो निसार अहमद नाम के टीचर ने उन्हें बुरी तरह से मारा। ये वाकया सामने आते ही निसार को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने निसार को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में मजहबी नफरत फैलाने का मामला दर्ज नहीं किया है। रेज बाबा अर्ज करना चाहता हूं कि ये जिस किस्म के यहाँ स्कूल के अंदर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुड़ुहिया के अंदर ये जिस किस्म की बात चल रही है, ऐसे अगर चलती रहेगी तो ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं मजहब परस्ती पर ऐसे कौम परस्ती के ऊपर एक दूसरे के सर फोड़ देंगे और घर उड़ा। क्योंकि मेरी बेटी जो है इसकी तिलक लगाने के ऊपर अगर उस्ताद ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया और अगर स्कूल में से आप बच्चियों को पूछे हो किस ढंग से बोलता है, किस तमीज से, कौन सी वो भाषा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है सर, तो हमें हमारी ये नहीं है कि मेरी बच्ची के अकाल ऐसे ही कोई और टीचर बोलेगा जी ये हिजाब क्यों पहन के आते हो, नकाब क्यों पहन के आते हो, तो सर इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हर डिपार्टमेंट हर जो बच्चियों वाला है उसकी तरफ से इस पर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि बेटी तो बेटी है, हर एक की बेटी है। बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल में भेजा जाता है, बेटियों को तरबीयत देने के लिए भेजा जाता है, जाके उनको भैंस बकरियां। नींबू की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। एक महीने में ही नींबू 70 रुपए से 400 रुपए तक पहुंच गया। सब्जी बेचने वाले 10 रुपए में एक नींबू दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में इसकी कीमत कम होने के इम्कान नहीं दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार फसल कम होने के साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले नींबू की महंगाई के लिए डीजल के भाव भी काफी हद तक जिम्मेदार है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से माल भाड़े में भी 15% का इजाफा हो गया है। इससे नींबू की कीमत पर दुगना असर हुआ। नींबू के दाम बढ़ने से अब घरों के अलावा होटल और ढाबों से भी नींबू गायब हो गया है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर तनाजा बढ़ता जा रहा है। मुल्क भर में मंदिर, मस्जिद और दीगर जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जुमेरात को कई एक्शन लिए गए, जिसमें वॉइस कंट्रोल डिवाइस लगाने से लेकर नोटिस भेजने जैसे इकदाम उठाए गए। इस बीच लाउडस्पीकर पर बयानबाजी भी तेज हो गई। सिंगर अनुराधा पौडवाल ने कहा कि जब मुस्लिम मुल्कों में अज़ान लाउडस्पीकर पर नहीं होती तो हिंदुस्तान में ऐसा क्यों होता है। बेंगलुरु पुलिस ने चाशुम्बे के रोज मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों, पबों, बार समेत 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के लिए नोटिस जारी किए थे। इनमें 59 पब, बार और रेस्टोरेंट हैं, 12 इंडस्ट्रीज, 83 मंदिर, 22 चर्च और 125 मसाजिद को दिए गए। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक जिन्हें नोटिस दिया गया उन्हें यह भी कहा गया कि लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल आवाज की जो परमिटेड लिमिट है उसके अंदर ही किया जाए। कर्नाटका के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने मंगल के रोज लाउड स्पीकर के मुद्दे पर कांग्रेस पर सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस की वोट बैंक की सियासत इन सभी मसाइल को पैदा कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में माफ कीजिएगा, शिवसेना के एमपी संजय रावत ने भी कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत ने भी रियासत में मस्जिदों को अज़ान की आवाज तय करने के लिए नोटिस दिया है। बिहार के वजीर जनक राम ने भी मस्जिदों पर लगने वाले लाउडस्पीकर पर बैन की मांग की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के त्योहारों पर डीजे पर रोक लगती है, उसी तरह मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर भी रोक लगेगी। मुल्क में कोरोना के नए एक्सी वेरिएंट की एंट्री के दावे को हेल्थ मिनिस्ट्री ने नकार दिया है। ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चाशुम्बे के रोज नए वेरिएंट की जानकारी दी थी। वजारत के मुताबिक जिस खातून को एक्सी वेरिएंट से मुतासिर बताया गया वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है और उसमें कोई अलामात नहीं है। वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी इंसाकॉग के एक्सपर्ट्स ने टेस्ट सैंपल की फास्ट क्यू फाइल्स का एनालिसिस किया। इसके मुताबिक
ये जानकारी सामने आई कि इस वेरिएंट का जीनोम XC वेरिएंट से मेल नहीं खाता। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि फिलहाल जो सबूत मिले हैं उसकी बुनियाद पर सैंपल में XC की मौजूदगी का पता नहीं चलता। श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी और वो अपनी आज़ादी के बाद सबसे बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। माशी बहरान की वजह से श्रीलंका में अब सियासी बहरान भी बढ़ता जा रहा है। वहां पर हुकूमत के वज़रा ने इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए हैं। लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं, अगर मिल भी रही हैं तो कई गुना महंगी कीमतों पर दस्तियाब है। श्रीलंका में सबसे बड़ा मसला यह है कि वहाँ ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो ज़रूरी चीज़ें दरामद करने से कासिर हैं। मुल्क में ग़िज़ाई अजनास, चीनी, दूध पाउडर, सब्जियों से लेकर अद्वियात तक की शदीद किल्लत है। खाने पीने की अशिया के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसलिए पेट्रोल पंपों पर फौज को तैनात करना पड़ा है। मुल्क में 13 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। बसों को चलाने के लिए डीजल न होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप होकर रह गया है। मंगल के रोज सदर गोटाबा राजपक्षे ने श्रीलंका में इमरजेंसी के ऐलान के बाद पहली बार पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, लेकिन उस इजलास में अपोजिशन तो दूर की बात, खुद हुकूमत के कई इत्तेहादी इजलास में शरीक नहीं हुए। हुक्मरान श्रीलंका पोडोजाना पैरामोना इत्तेहाद ने महेंद्र राजपक्षे की क़यादत में 2020 के आम इंतखाबात में 150 सीटें जीती थी। इसके बाद साबिक सदर की क़यादत में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के नाराज अरकान ने पार्लियामेंट में अपनी वफादारियां तब्दील करते हुए हुक्मरान जमात में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। इत्तलात के मुताबिक सदर गोटाबाया राजपक्षे किसी भी हालत में इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने मुल्क में इमरजेंसी भी लगा दी थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन है। इस बीच कीव के एक गांव में पकड़े गए रूसी फौजियों की ब्रूटैलिटी से खत्म करते हुए एक वीडियो सामने आया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस वीडियो की तस्दीक की है। इस वीडियो में यूक्रेनी फौजी बुचा कत्लेआम का बदला लेते हुए दिख रहे हैं। वो रूस के फौजियों के हाथ पीछे बांधकर उन्हें गोली मार रहे हैं। इधर एक यूक्रेनी टैंक ने रूसी टैंकों के काफिले पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलेबा ने नाटो से और हथियार देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए मजीद हथियार की जरूरत है और मशरकी ममालिक को, माफ कीजिएगा, मगरबी ममालिक को यूक्रेन की इस मौके पर मदद करनी चाहिए। साथ ही कई ममालिक मिलकर एक इजलास, यूएन जनरल असेंबली का एक इजलास मुनक्किद करना चाहते हैं, जिसमें रूस को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकालने के लिए वोटिंग कराई जा सकती है। यूक्रेन में रूसी फौजी मुहिम के पेश नजर अमेरिका ने रूस पर कई इजाफी पाबंदियां लगा दी हैं। उनमें मुल्क के अहम मालियाती इदारों और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों को हदफ बनाया गया। व्हाइट हाउस के एक फैक्ट शीट के मुताबिक तफसील देते हुए अमेरिका ने 4 जुम्मे को रूस के सबसे बड़े माली इदारे और मुल्क के सबसे बड़े निजी बैंक अल्फा बैंक पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अमेरिकी माली निज़ाम में दोनों बैंकों की किसी भी मिल्कियत को फ्रीज कर दिया गया। इसका मकसद सिस्टम और अमेरिकियों को उनके साथ कारोबार करने से रोकना है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमेरिकियों के साथ रूस में नई सरमायाकारी पर पाबंदी लगाने पर दस्तखत करेंगे। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के परचम को चूमते हुए बोचा शहर में लोगों के कत्ल की मजम्मत की। वेटिकन में एक मजमे से खिताब करते हुए पोप ने कहा कि यूक्रेन में शहरियों, खवातीन और बच्चों के खिलाफ जुल्म किया जा रहा है। राहत और उम्मीद के बजाय यूक्रेन से हालिया तनाज़े की खबरें आ रही हैं, जो बोका में होने वाले कत्लेआम जैसी नई बर्बरियत को जाहिर करती है। इस जंग को खत्म करो, हथियारों को खत्म करो, मौत और तबाही को रोक दो। इस दौरान पोप ने यूक्रेन से लाए गए झंडे को भी बोसा देते हुए कहा कि ये शोहदा के शहर बोचा से लाया गया। उनका ऐसा करना तमाम हाजिरीन को बहुत पसंद आया। अपने किताब के आखिर में उन्होंने कुछ पनाहगज़ीन यूक्रेनी बच्चों को स्टेज पर बुलाकर कहा कि इन बच्चों को महफूज जगह की तलाश में फरार होकर एक अजनबी शहर में आबाद होना पड़ा। ये खुद जंग का नतीजा है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज अल खलीफा की इंतजामिया ने रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के लिए मगरिब और इशा की अज़ान का सिलसिला शुरू कर दिया। बुर्ज अल खलीफा के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट की गई वीडियो के साथ एक ट्वीट में लिखा गया कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में खुसूसी तौर पर बुर्ज अल खलीफा पर रोजाना मगरिब और इशा की अज़ान के साथ अल्फाज भी आवेज़ां किए जाएंगे।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।